नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। मोदी की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी की वजह से आप देख रहे हैं कि उस जगह से जहां से एक कतरा तेल और दुनिया के देशों को नसीब नहीं हो रहा, वहां से भारत के आज कम से कम 3 टैंकरों के बारे में हम कह सकते हैं कि वो निकल आए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां जंग चल रही है, भीषण जंग चल रही है। ईरान के ऊपर इजरायल और अमेरिका हमलावर हैं और कोई कसर ईरान भी नहीं छोड़ रहा है। और केवल इजरायल पर नहीं, वो अपने आस पड़ोस के सारे देशों पर अमेरिकी बेसिस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? अमेरिका से लेकर तमाम वेस्टर्न मीडिया हाउसेज में, पाकिस्तान तक के जर्नलिस्ट के बीच में इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत ने आखिर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने टैंकर निकालने में कामयाबी हासिल की कैसे। अगर ये डिप्लोमेसी से हासिल हुआ तो डिप्लोमेसी तो सारी दुनिया कर रही है। ईरान से बहुत से देश जो हैं वो संपर्क करने के प्रयास में भी होंगे, बात हो भी रही होगी। लेकिन फिर भारत, जिसने कोई ऐसा घोषित स्टैंड ईरान के समर्थन में भी नहीं लिया कि हमने कंडेम किया हो इजरायल और अमेरिका के एक्शंस को, बल्कि आयतुल्ला खमेनी के मृत्यु के भी कई दिनों के बाद जाकर के कॉन्डोलेंस बुक पर भारत में उनकी एम्बेसी में सिग्नेचर किए गए थे। तो ऐसे में ईरान भारत का साथ क्यों दे रहा है? भारत की जरूरत में वो आखिर उसकी मदद क्यों कर रहा है? तो ये हम देवेंद्र से पूछेंगे कि सब मुमकिन हो कैसे पा रहा है, जिसमें दुनिया फंसी हुई है, वो काम भारत कर गया। अगर भारत के स्टैंड को अगर आप सौरभ देखें, ईरान के मसले पर आपने जो कहा, उसमें भारत का स्टैंड आपको सबसे संतुलित नज़र आएगा। दुनिया के बाकी किसी भी देश की बात कर लें, ईरान इजराइल क्राइसिस के दरमियान, चाहे ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, तो जो भी मेजर कंट्री हैं, बड़े देश हैं, और उसमें आप देखेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जो कि दोनों ही तरफ से संतुलित है। किसी एक तरफ उसका कोई टिल्ट हो वो नज़र नहीं आ रहा है। ब्रिटेन का एक टिल्ट है, जर्मनी का एक टिल्ट है, फ्रांस का एक टिल्ट है, रशिया का टिल्ट है, चाइना का टिल्ट है, टर्की का टिल्ट है, सभी देशों का टिल्ट है। भारत मेजर कंट्री में अगर आप देखें तो एकदम से संतुलित है। और वो चीज़ जो है कि भारत के डिप्लोमेसी की एक बड़ी ताकत। दूसरी चीज़ कि भारत ने इस क्राइसिस को जिस तरीके से हैंडल किया, जैसे ईरान को ये कहना कि हमारे लोगों की सुरक्षा वहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी चीज़ कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी ऊर्जा ज़रूरत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ कि ईरान जिस क्राइसिस में है और आगे उसको जो ज़रूरत पड़ने वाली है, उसमें उसको पता है कि भारत का रोल बहुत अहम रहेगा। और भारत ने भी ईरान की कई सारी चीज़ों की पोजीशनिंग की पहले अनदेखी की है। जैसे कश्मीर के मसले पे या माइनॉरिटीज़ के मसले पे ईरान के खमनई के जैसे जैसे बयान आते रहे हैं, बावजूद इसके भारत ईरान के साथ अपने रिश्ते को अच्छा रखा, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि ईरान की जो अपनी मजबूरी है, कुछ एक पॉलिटिकल कंपल्सन होते हैं, देश का आपका जो मूड है थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखना होता है। तो उस तरह की चीज़ों के लिहाज से खमनाई उस तरह का बयान देते थे या ईरान की तरफ से वो बयान आता था। लेकिन कश्मीर के मसले पे जब कोई बड़ी बात होती थी, जैसे यूनाइटेड नेशन में, तो वहाँ पर ईरान उस हिसाब से भारत की मुखालफत नहीं करता था जैसा कि OIC के बाकी देश करते थे। तो भारत उस पोजिशनिंग को ईरान को समझते रहा था। ईरान भी अभी ये समझ रहा है कि उसके साथ भारत की मित्रता इजराइल की भारत की मित्रता की कीमत पर नहीं हो सकती। अगर भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, अपनी सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करना है, तो इजराइल उसका एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। डिफेंस के मामले में टॉप 3 देश की अगर बात करें तो उसमें से एक इजराइल है, जिससे हम लोग बहुत सारा सामान लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो ईरान उस चीज़ को भी समझ रहा है। तो एक व्यवहारिकता के आधार पर आप कह सकते हैं कि ईरान को ये पता है कि हाँ, भारत में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि ईरान पर अगर बमबारी हो रही है तो कम से कम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उस बमबारी का ज़ोरदार मुखालफत भी अगर ना हो तो समर्थन भी नहीं आ रहा हो, कहीं ना कहीं स्पेन को महसूस किया जा रहा है। और भारत की सरकार ने भी अपनी पोजीशनिंग वैसी रखी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके चलते जब विदेश मंत्री ने वहाँ पर इस बात को कहा पिछले मंगलवार को कि हमारे शिप ऐसे फंसे हैं, हमारी ऊर्जा ज़रूरत के लिए बहुत अहम है वो, क्योंकि LPG ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए इमीडिएट समस्या के तौर पर दिख रही थी। ईरान उस बात को समझा। फिर भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, पहले तो ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि ये काम कितना मुश्किल था। अब उन्होंने इस बात का अंदाजा पहले लगाया कि नहीं लगाया कि जंग के बीच ईरान के पास ये पत्ता भी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है और 20% दुनिया की गैस और तेल की सप्लाई पर वो चोक लगा देगा। वो उसने किया। ट्रंप ने पहले ये कहा कि उनके मंत्री ने कहा कि जरूरत कि हमारे नौसेना वो वहां से टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेगी। बाद में उन्होंने वो पोस्ट डिलीट किया। फिर ट्रंप ने कहना शुरू किया कि ये काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, थोड़े दिनों में जो है वहां से तेल सप्लाई आने लग जाएगी। अब वो से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नेटो के देश और खासतौर पर वो तमाम मुल्क जिनमें भारत भी आता है, जिनकी जरूरत का तेल यहां से गुजरता है,
उन देशों को पहल करनी चाहिए और यहां अपनी नौसेना को तैनात करके, अपनी सेनाओं को तैनात करके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहिए। कई देशों का उन्होंने नाम लेके बोला, जापान का नाम लिया और कई देशों का नाम लिया, भारत का नाम नहीं लिया। लेकिन भारत तो चीन के बाद भारत वो देश है जिसकी सबसे ज्यादा निर्भरता उस क्षेत्र से आने गुजरने वाली एनर्जी पर है, लेकिन उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। लेकिन उनको ये अब समझ में आ रहा है कि ये काम वो अकेले नहीं कर पाएंगे, और अगर ये काम बहुत देर तक चलता रहा या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूं ही बंद रही तो उनके अपने देश में भी इसका जो असर है वो बहुत ज्यादा दिखाई देने पड़ेगा। ऑलरेडी वहां पर करीब 25-27% तेल के दाम जो हैं वो बढ़ चुके हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक वेस्टर्न मीडिया हाउस को एक इंटरव्यू भी दिया है, पब्लिकेशन को, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा हमारा कोई समझौता नहीं हुआ ईरान से कि अब हमारे जहाज वहां से गुजर ही पाएंगे। हम बात करके अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं और वो हमारी बात को अभी तक जो है हमारे आर्गुमेंट को समझ पाए हैं, तो हम उसी तरीके से आगे भी उनसे डील करेंगे। उसमें एक लाइन जो उन्होंने कही कि हमें यह समझ में आ रहा है कि बातचीत से, डिप्लोमेसी से इन हालात में भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली वही चीज़ जो कि हो रहा है, जयशंकर ने उस बात को कहा है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत वोलाटाइल है। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कंडीशन में आप देखें तो ईरान इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, आज जो स्थिति है, कल क्या होगा नहीं पता। तो ऐसे कंडीशन में युद्ध के समय में कोई देश आपसे समझौता तो नहीं कर सकता ना, वो आप लगातार केस टू केस ही नेगोशिएट करेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन हो जब ईरान को वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस के किसी शिप पे लगातार अटैक करना हो, और उस समय भारत चाहे कि उसी समय हम अपने शिप को वहाँ से निकाल के लेके आए, तो वो सहमत नहीं होगा उस कंडीशन में। तो उसी बात को विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है। अन्यथा ये एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है दोनों देश के बीच कि आपके शिप उस तरह से जब जब ज़रूरत हो और जब वो संभव रहेगा तो वो निकाल के लेकर आए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से अगर आप देखें तो वो वॉर शुरू करने के बाद चेस्ट थम्पिंग में ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे देश आए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत का नाम इस लिहाज से उन्होंने, बिल्कुल, और भारत का नाम इस लिहाज से उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो तो भारत को देख रहे हैं ना कि भारत अपना शिप लेके आ रहा है, तो इसमें आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो उस कंडीशन में भारत को कुछ भी उनकी तरफ से ऑफर देना या कुछ भी कहना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब हमारी नेवी जा रही है, अपने शिप को लेकर आ जा रही है, ईरान उसके लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा था। वहाँ पे वो फंसते हुए दिख रहे हैं। आज सरकार के बहुत बड़े व्यक्ति से बात हो रही थी, तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ये दिखा लें कि हाँ वो जीत गए और ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। इस लिहाज से ये लंबा खींच रहा है, और यही हमारे लिए भी समस्या की जड़ हो सकती है कि अगर चेस्ट थम्पिंग के मामले में या हम विजेता और इस चक्कर में और इसको लंबा वो खींचे, क्योंकि ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं, उसके पास बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। तो अगर ये दोनों देश उसी तरीके से अड़े रहें, ये एरिया इतना ही डिस्टर्ब रहा, तो आगे हमारे लिए भी समस्या हो इवन सकती है। अगर हम इसको ज्यादा पब्लिसाइज करने लगे कि देखें हमने अपना तेल वहां से निकाल लिया, हमारा टैंकर निकल आया। बिल्कुल सर, वो तो करना ही नहीं था। वो तो बस ये खबर लीक हो गई, और लीक क्योंकि शिपिंग मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, शिप इन्वॉल्व था, वहाँ से वो चीज़ें लीक हो गई। अन्यथा सरकार के तरफ से, मैंने उस दिन भी बताया था, आज फिर ये कह रहा हूँ कि सरकार के तरफ से पूरी ये कोशिश की गई थी कि इस खबर को खबर के तौर पे ना पेश किया जाए, ये पब्लिक डोमेन में ना आए, क्योंकि मामला 1 या 2 या 3 शिप का नहीं है, कई सारे शिप आपको लेके आने हैं। 22 शिप बताया कि अभी भी वेस्ट ऑफ हॉर्मुज खड़े हुए हैं। हाँ। आज एक नया टैंकर वहां से निकला है, जाग लड़की नाम से शायद। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में अगर आप ये बहुत कर रहे हैं तो बाकी देशों पे असर पड़ेगा, और बाकी देश ईरान के ऊपर दबाव डालेंगे। फिर ईरान उन देशों की अगर उन लोगों की मांग को नहीं मान रहा है तो फिर वहाँ पे उसके लिए एक समस्या होगी। तो इन सारी चीज़ों के चलते एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इसको गुपचुप तरीके से करना है, लेकिन वो बात थोड़ी लीक हुई, और उसके बाद यहाँ पर ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने उसको रिकॉर्ड पर डाल दिया। हाँ, उन्होंने साफ साफ बता दिया। आप ईरान का भी स्टेटमेंट देखिए, और हमारे यहाँ पर जितना ह्यूमन क्राइम मचा, हल्ला बोल हुआ कि सरकार तो पूरी तरीके से अमेरिकी और इजरायली कैंप में चली गई है, प्रधानमंत्री जंग से पहले इजरायल क्यों गए, प्रधानमंत्री को जंग के बारे में पता था, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। ईरान का स्टेटमेंट आप देखें क्या है। ईरान ने, अभी आपने राजदूत का नाम लिया भारत में, उन्होंने कहा कि भारत और ईरान अच्छे मित्र हैं, केवल मित्र ही नहीं है, हमारे हित भी जो हैं वो भी मेल खाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जंग शुरू होने के बाद भारत ने कई मायनों में ईरान की मदद भी की है। उनके जहाज ने भारत के पोर्ट पर डॉक किया, उनके नौसैनिक यहाँ पर थे। इनफैक्ट ये भी कई लोग कह रहे हैं कि उनके नाविकों को लगभग 200 नाविकों को यहाँ से ईरान भेजने की व्यवस्था जो है वो भारत ने करवाई, उनको यहाँ सुरक्षित रखा कई दिन। तो शायद ये भी एक ऐसी बात थी जो कि जिसने ईरान का मन जो है बदला होगा। दूसरा, उनके विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है आज ही कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल उन देशों के लिए बंद है, उन देशों के जहाज़ों के लिए बंद है जो कि खुलकर अग्रेसर्स के साथ हैं, मतलब अमेरिका और इजराइल के साथ। मतलब वो भारत को उस श्रेणी में नहीं मानता ईरान भी।
बिल्कुल सर, और उसमें अगर आप देखें तो भारत के स्टैंड को ईरान जितना बेहतर समझ रहा है, यहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से, आप चाहे जिस तरह के स्टेटमेंट की उम्मीद करें, और अपोजिशन वाले कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं बोला, वैसा क्यों नहीं बोला, सरकार को बिल्कुल एंटी ईरान पेंट किया गया ना। हाँ बिल्कुल, और इस तरह की बात क्यों नहीं कही गई। लेकिन ईरान ये समझ रहा है कि डिप्लोमेसी कैसे चलती है, और भारत का अपना जो स्टैंड है वो उनको बखूबी समझ में आ रहा है। और उसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ऐसे क्राइसिस के समय में इस कदर अगर आपकी मदद की जा रही हो, और इस कदर आपकी बात समझी जा रही हो, इस कदर उनका टॉप लीडरशिप आपके साथ फ़ोन कॉल पर उपलब्ध हो, और ना सिर्फ उपलब्ध हो बल्कि जो कंसर्न आप बता रहे हैं उसको सुना भी जा रहा है। और जैसे विदेश मंत्री ने जो ये बताया कि आर्मेनिया के रास्ते किस प्रकार से हमने अपने फंसे हुए लोगों को भी लेकर हम आए हैं, तो ये सारी चीज़ें तो दिख रही है कि आप एकदम से राइट ट्रैक पे हो। पॉलिटिकल सेंटिमेंट के हिसाब से, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिहाज से, यहाँ पे जो भी आप सरकार से उम्मीद करें, सरकार उस चक्र में फंस ही नहीं सकती, कोई भी सरकार उस चक्र में नहीं फंस सकती। नरेंद्र मोदी की सरकार तो बिल्कुल नहीं। जैसे आप ब्रीफिंग ही सौरभ देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या कि पॉलिटिकल लीडरशिप आगे ब्रीफिंग कर रहा हो, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ब्रीफिंग करते हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री के, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के। मतलब क्या है कि ये सीधे सीधे पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये सरकार का देश के लोगों के हित के हिसाब से एक मामला है। सरकार उसको उसी रूप में देख रही है, उसी रूप में इसको हैंडल। लेकिन संसद में तो आज भी हंगामा हुआ, नड्डा जी और खड़गे साहब के बीच में कुछ हुआ। जी हाँ बिल्कुल, और वो एकदम से तनातनी जैसी स्थिति, और अपोजिशन की एक कोशिश है कि सरकार को उस पॉलिटिकल लाइन पे लेके आया जाए और सरकार इसमें ज़्यादा बोल दे। लेकिन जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि उसमें बड़े नेताओं को भी ये निर्देश दिया गया था पार्टी के टॉप लीडरशिप के द्वारा कि आपको इन सारे मसलों पे कुछ अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब पॉलिटिक्स करनी होगी, जहाँ करनी होगी उस समय हो जाएगा। अभी एक बड़ा क्राइसिस है पूरी दुनिया के लिए, उस क्राइसिस में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को आप कैसे पूरा करेंगे। जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बड़े लोगों का ये कहना था कि हमारा कंसर्न ये है कि जितने गैस हम खपत में करते थे, अचानक से डिमांड उसका लगभग दोगुना कैसे होने लगा, क्या ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई आपकी। जाहिर तौर पे वो होर्डिंग या पैनिक परचेज या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसके चलते आपका डिमांड एकदम से सर्ज ऐसा कर गया कि 50 से अगर 89 तक अगर पहुंच रहा हो कोई डिमांड किसी पैरामीटर्स पे, समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पैनिक परचेजिंग हो रही है या होर्डिंग हो रही है। तो उन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर सरकार की ज़्यादा चिंता है। दूसरी चीज़ ये कि ये वॉर लंबा ना खींचे, वो एक कंसर्न है। अगर वो लंबा खींचा तो फिर दिक्कत तो होगी। तो ये अभी तक का जो अपडेट है इस जंग की सूरत में, एक सवाल मैं और पूछ लेता हूं, क्योंकि हालांकि आपने उसका भी उत्तर दिया, लेकिन चूंकि ट्रंप है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रंप ने यह अपेक्षा भारत का नाम लेके नहीं की है कि भारत उनके इस इनिशिएटिव में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में कई देश उनका साथ दे। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप एक कोलिशन अनाउंस करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम, ये एक टीम वर्क है, इसमें सबको साथ देना चाहिए। नेटो का उन्होंने खुलकर नाम लिया है। उन्होंने कहा जब मैं ये 7 समंदर पार जाकर के यूक्रेन की मदद कर सकता हूं, तो नेटो वाले इतना छोटा सा काम कराने के लिए हमारी सहायता क्यों नहीं कर सकते, नेटो के देश। क्या ये कोई ऐसी कोई आशंका है कि वो इसमें भारत को घसीटने की कोशिश करें या नहीं? नहीं, उसमें भारत की तरफ से मैसेजिंग साफ है कि भारत उसमें जाना भी उस रूप में नहीं चाहेगा। भारत शांति अगर स्थापित हो उसमें अपना रोल बहुत अहम तरीके से देखता है, क्योंकि ईरान के साथ भी उसकी उतनी अच्छी बातचीत, इजराइल के साथ भी उतनी अच्छी बातचीत, अमेरिका के साथ भी उतनी अच्छी बातचीत। लेकिन ये सिर्फ तब तक होगा जब तक आप डायलॉग के मार्फत कोई समस्या का समाधान चाह रहे हो। अगर आप इस तरह के फोर्सेज के सहारे आप चाहें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमें ओपन करना है, तो जाहिर तौर पे उस तरह की फोर्सेज जब जाएंगी तो ईरान की तरफ से भी तो अटैक होगा ही होगा। बिल्कुल। तो उसमें अगर आप साझीदार बन रहे हैं तब तो आप फुल फ्लेजेड वॉर में शामिल ही हो रहे हैं। तो भारत तो उस मामले में एकदम से क्लियर है कि उस तरह की चीज़ों के लिए भारत के पास कोई स्पेस नहीं। तो आप उम्मीद ये कीजिए कि जिस तरीके से अभी तक ईरान सहयोग कर रहा है भारत के टैंकर्स को वहां से गुजरने देने में, आइंदा भी जब भी ये जितना वक्त भी अभी ये जंग चलेगी, हमारे उसके साथ रिश्ते यूं ही कॉर्डियल बने रहें, भारत की ज़रूरतें पूरी होते रहें। हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता इसी बात की है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।